नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कह सकते हैं दो बेहद खूबसूरत कविताओं की गहराई में उतरने वाले हैं। जी नमस्कार। और हमारे पास जो शिक्षण सामग्री है, हम उसके आधार पर उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं का अध्ययन करेंगे। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य यही है कि इन कविताओं को पंक्ति दर पंक्ति पढ़ें, उनके सरल अर्थ को समझें और उनके भीतर जो भाव छिपा है उसे महसूस करें। तो चलिए इस साहित्यिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। जी। पहला बिंदु है कवि परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन और रचनाएं। सबसे पहले हम कवि के बारे में ही जानेंगे। हाँ, फिर उत्साह कविता, वाचन, सरल अर्थ और भावार्थ। उनकी पहली कविता। और उसके बाद अट नहीं रही है कविता, वाचन, सरल अर्थ और भावार्थ। जी, और दूसरी कविता। और अंत में शब्द संपदा, कठिन शब्दों के अर्थ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की हमारी जो पूरी चर्चा है वो एक तरह से 4 हिस्सों में बटी होगी। पहले हम निराला जी के बारे में जानेंगे, फिर उनकी दोनों कविताओं को पढ़ेंगे, समझेंगे और आखिर में जो मुश्किल शब्द आए हैं उनके अर्थ भी जानेंगे। बिल्कुल। अब ये सब करने का उद्देश्य क्या है? हाँ, ये जानना जरूरी है। तो पहला उद्देश्य है विद्यार्थी निराला जी के विद्रोही और छायावादी स्वर को समझेंगे। अच्छा, विद्रोही और छायावादी, मतलब उनके दो अलग-अलग रूप। जी। दूसरा है उत्साह कविता में बादल को क्रांति और नूतन जीवन के प्रतीक के रूप में पहचानेंगे। मतलब बादल सिर्फ बादल नहीं है, उसका एक गहरा मतलब है। एकदम। फिर अट नहीं रही है कविता के माध्यम से फागुन यानी वसंत की सुंदरता का अनुभव करेंगे। और आखिरी बिंदु, कठिन शब्दों और साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी के अर्थ को सरल भाषा में जानेंगे। तो मतलब इस पूरी चर्चा के बाद हम ये समझ जाएंगे कि निराला जी अपनी कविताओं में विरोध का स्वर और प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण वो कैसे करते थे। जी, और ये भी कि उत्साह कविता में बादल सिर्फ पानी बरसाने वाला नहीं, बल्कि एक बदलाव लाने का प्रतीक है। और अट नहीं रही है कविता से हम वसंत की सुंदरता को सच में महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं कवि परिचय से। हाँ, कवि परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहला बिंदु है जन्म सन 1899, महिषादल बंगाल, मूल निवासी गढ़कोला, उन्नाव उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो जन्म बंगाल में हुआ पर थे वो उत्तर प्रदेश से। जी। उनका पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा रहा। आत्मीय जनों के निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। हाँ, ये उनके बारे में बहुत दुखद बात है। बहुत ज्यादा। फिर मृत्यु सन 1961 और उनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। कुकुरमुत्ता तो बहुत ही प्रसिद्ध है। जी हाँ। और उनकी साहित्यिक विशेषता, वे मुक्त छंद फ्री वर्स के प्रवर्तक थे। उनकी रचनाओं में दार्शनिक, विद्रोह, क्रांति, प्रेम और प्रकृति का विराट चित्र मिलता है। तो इसका सरल मतलब ये हुआ कि निराला जी का जीवन बहुत मुश्किलों भरा था। उन्होंने अपने कई प्रियजनों को खो दिया था। बिल्कुल। और उनकी कविताएं मुक्त छंद में होती थी, मतलब वो किसी तय तुकबंदी या लय के नियम को नहीं मानते थे। एक तरह से आजाद कविता। हाँ, बिल्कुल। उनकी कविताओं में आपको समाज के खिलाफ एक आवाज, बदलाव की इच्छा, प्रेम और प्रकृति का बहुत बड़ा और कह सकते सुंदर वर्णन मिलेगा। तो अब हम उनकी पहली कविता उत्साह का पहला भाग पढ़ेंगे। जी। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो, बादल गरजो। बहुत सुंदर। चलिए अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ समझते हैं। पहली पंक्ति है घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। इसका अर्थ है, हे बादल, तुम आकाश को चारों तरफ से घेर लो और खूब गरजो। मतलब कवि बादलों को एक तरह से बुला रहे हैं कि वे पूरे आसमान पर छा जाएं। जी। फिर है ललित ललित काले घुंघराले। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे रूप काले और घुंघराले बालों जैसे हैं। तुम बाल कल्पना, मतलब जैसे बच्चे की कल्पना होती है, उसकी तरह पले बड़े और विस्तृत हो। अच्छा, तो यहाँ कवि बादल की तुलना एक बच्चे के सुंदर घुंघराले बालों से कर रहे हैं। एकदम। और आगे, विद्युत छवि उर में वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। ये थोड़ा गहरा है। हाँ, इसका अर्थ है, तुम्हारे हृदय में
बिजली जैसी चमक यानी शक्ति छिपी है। तुम नए जीवन देने वाले कवि के समान हो। अपनी कठोर वज्र शक्ति को छुपाकर संसार में एक नई चेतना, एक नई कविता भर दो। वाह, मतलब बादल के अंदर बिजली की शक्ति भी है और कुछ नया बनाने की शक्ति भी है। जी, ठीक वैसे ही जैसे एक कवि अपनी कविता से दुनिया में नई सोच भर देता है। तो अब इन पंक्तियों का गहरा मतलब यानी भाव क्या है? हाँ, इसका एसेंस क्या है? पहला बिंदु, आवाहन गीत। ये एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। इसका मतलब है कि कवि बादल को पुकार रहे हैं, उसे बुला रहे हैं। जी। दूसरा, क्रांति का प्रतीक। कवि बादलों को केवल वर्षा करने वाला नहीं, बल्कि क्रांति और बदलाव लाने वाला मानता है। तो यहाँ बादल सिर्फ पानी नहीं बल्कि समाज में एक बड़े बदलाव का प्रतीक बन गया है। आपने सही पकड़ा। और तीसरा बिंदु, नया जीवन। जिस प्रकार बादल सूखी धरती को पानी देकर नया जीवन देता है, उसी प्रकार कवि यानी क्रांतिकारी अपनी रचनाओं से निराश लोगों के मन में नई आशा और उत्साह भर देते हैं। ये तो बहुत सुंदर तुलना है। जैसे बारिश से मुरझाए पौधों में जान आ जाती है, वैसे ही कविता से लोगों में हिम्मत आती है। बिल्कुल। और इसीलिए कवि बादलों से गरजने के लिए कह रहा है, ताकि लोगों में आलस्य खत्म हो और जोश जागे। गरजने की आवाज एक तरह की चेतावनी है ना? जी, जो सोए हुए लोगों को जगाती है। एकदम। चलिए अब कविता का दूसरा और अंतिम भाग देखते हैं। जी। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अब इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। पहली है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। विकल और उन्मन का क्या अर्थ है यहाँ? इसका अर्थ है, दुनिया के सभी लोग भीषण गर्मी यानी निदाघ के कारण बहुत बेचैन, विकल और उदास उन्मन थे। उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। तो गर्मी से सब परेशान और दुखी थे। जी। और तभी आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। इसका अर्थ तो सीधा है कि ऐसे समय में आकाश में न जाने किस अनजान दिशा से अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो, वो बादल चले आए। बिल्कुल। जब सब परेशान थे, तब एक उम्मीद की तरह बादल आ गए। और आखिरी पंक्ति, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। इसका अर्थ है, हे बादल, तुम बरसकर इस जलती हुई धरती को अपने जल से फिर से शीतल यानी ठंडा कर दो। तो कवि बादलों से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बरसकर गर्मी से जलती धरती को राहत दें। अब इन आखिरी पंक्तियों का भाव समझते हैं। जी। पहला बिंदु है पीड़ा का नाश। यहाँ गर्मी सांसारिक कष्टों और दुखों का प्रतीक है। बादल आकर पीड़ित और प्यासे लोगों की आकांक्षा पूरी करते हैं। अच्छा, तो यहाँ गर्मी सिर्फ मौसम की गर्मी नहीं है, ये जीवन के दुख दर्द हैं। हाँ, और बादल उन दुखों को मिटाने वाला है। और दूसरा बिंदु, व्यापक दृष्टिकोण। कवि का संदेश है कि जब धरती यानी समाज दुखों से जल रही हो, तब बदलाव की क्रांति यानी बादल आती है और सब कुछ ठीक कर देती है। मतलब कवि ये कहना चाहते हैं कि जब समाज में अन्याय और पीड़ा बहुत बढ़ जाती है, तो कोई ना कोई बदलाव जरूर आता है। बिल्कुल। और आखिरी भाव है नूतनता। बादल पुरानी गर्मी को खत्म कर शीतलता और शांति लाते हैं। मतलब पुरानी कष्टकारी स्थिति को खत्म करके एक नया शांत वातावरण बनाते हैं। चलिए अब निराला जी की दूसरी कविता की ओर बढ़ते हैं। अठ नहीं रही है। ये कविता प्रकृति की सुंदरता के बारे में है। ये उत्साह से काफी अलग लगती है। जी बिल्कुल। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। वाह, इसका अर्थ तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। पहली पंक्ति है, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। जी, इसका अर्थ है फागुन यानी वसंत महीने की सुंदरता इतनी ज्यादा है कि वो प्रकृति में समा यानी अट नहीं पा रही है। वो बिखर रही है और शरीर में समा नहीं पा रही है। मतलब सुंदरता इतनी ज्यादा है कि उसे समेटना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। फिर है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, जब फागुन में हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वसंत सांस ले रहा है और उस खुशबू से हर घर महक उठता है। यहाँ वसंत को एक जीवित सत्ता की तरह दिखाया गया है ना? जी हाँ, जिसकी सांसों से सब कुछ सुगंधित हो जाता है। और ये
उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इसका अर्थ है ये सुंदरता मन को इतना खुश कर देती है कि मन पक्षी बनकर आकाश में उड़ने को बेताब हो जाता है। एक तरह से कल्पना की उड़ान। मतलब खुशी के मारे मन इतना हल्का हो जाता है कि वो उड़ जाना चाहता है। तो इन पंक्तियों में कवि क्या महसूस कर रहे हैं, इसका भाव क्या है? जी। पहला, मादकता। ये कविता फागुन की मादकता यानी इंटॉक्सिकेशन ऑफ ब्यूटी को प्रकट करती है। मादकता मतलब एक नशा, यहाँ सुंदरता का नशा जो मन पर छा जाता है। बिल्कुल। दूसरा, सर्वव्यापक सुंदरता। वसंत का सौंदर्य केवल बागीचों तक सीमित नहीं है, वो सांसों के जरिए हमारे शरीर और घर के अंदर तक प्रवेश कर रहा है। यानी सुंदरता हर जगह है, जिसे हम अपनी सांसों में भी महसूस कर सकते हैं। और तीसरा, मन की प्रसन्नता। जब बाहर का मौसम सुहाना होता है तो मन भी खुश होकर आकाश में उड़ने यानी कल्पना करने लगता है। तो प्रकृति की सुंदरता का सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। चलिए अब इस कविता का अंतिम भाग पढ़ते हैं। जी। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इन अंतिम पंक्तियों का अर्थ जानते हैं? पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। इसका अर्थ है पेड़ों की डालियां नए पत्तों से लद गई हैं। कहीं हरे पत्ते हैं तो कहीं जो कोमल पत्ते होते हैं वो लाल दिखाई दे रहे हैं। जी, ये वसंत में पेड़ों पर आने वाले नए पत्तों का बहुत सुंदर वर्णन है। और अगली पंक्ति, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। इसका अर्थ है ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपने गले यानी हृदय में भीनी भीनी खुशबू वाले फूलों की माला पहन रखी हो। तो यहाँ प्रकृति को एक स्त्री के रूप में देखा गया है जिसने फूलों की माला पहनी हो। हाँ बिल्कुल। और अंत में पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट, इसका क्या मतलब है? पाट पाट मतलब जगह जगह। तो इसका अर्थ हुआ जगह जगह पर सुंदरता यानी शोभाश्री का खजाना इतना भर गया है कि वो धरती पर समा नहीं पा रहा है। सुंदरता इतनी ज्यादा है कि धरती भी छोटी पड़ रही है। और इस कविता का निष्कर्ष या भाव क्या है? पहला है प्रकृति का श्रृंगार। कवि को लगता है कि प्रकृति ने फूलों और पत्तों का श्रृंगार कर लिया है। जैसे कोई इंसान सजता संवरता है, वैसे ही वसंत में प्रकृति भी सज गई है। दूसरा, सजीव चित्रण। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन किया है, जैसे उसने फूलों की माला पहनी हो। मानवीकरण से कविता की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। हाँ, और निष्कर्ष ये है, फागुन का सौंदर्य इतना विशाल और व्यापक है कि धरती का पात्र उसे समेटने में छोटा पड़ रहा है। यानी वसंत की सुंदरता असीम है। तो अंत में इन कविताओं में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं। हाँ, ये जरूरी है। पहला शब्द है धाराधर। इसका अर्थ है बादल, क्लाउड। जी। फिर है उन्मन, कहीं मन न टिकने की स्थिति या अनमनापन, रेस्टलेसनेस। बिल्कुल। फिर निदाग, निदाग यानी गर्मी, हीट या सफरिंग। सही। अगला शब्द है वज्र। वज्र का मतलब कठोर या भीषण, जैसे थंडरबोल्ट। जी। फिर अट। अट मतलब समाना, टू फिट इनसाइड। फिर है आभा। आभा यानी चमक या ग्लो। और पाट पाट, जगह जगह, एवरीवेयर। और आखिरी शब्द शोभाश्री, सौंदर्य से भरपूर, फुल ऑफ ब्यूटी। निराला जी की ये कविताएं हमें वाकई दो अलग अलग भावों से मिलाती हैं। एक तरफ उत्साह में क्रांति और बदलाव की पुकार है, तो दूसरी तरफ अट नहीं रही है मैं प्रकृति की असीम सुंदरता का अनुभव है। हाँ, ये सच में कमाल है। और आज की इस चर्चा के बाद एक विचार हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे कवि ने बादलों में क्रांति और फागुन में जीवन का उल्लास देखा, क्या हम भी अपने आसपास की साधारण चीजों में कोई गहरा, कोई असाधारण अर्थ खोज सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।